स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री स्टेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीओसी। तो आज हम जीओसी को कंप्लीट एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जीओसी की, जिसमें मैं आपको कंप्लीट जीओसी पढ़ाऊंगा। देखिए, जीओसी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन होती है। विदाउट जीओसी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं समझ सकते। ठीक है, यदि आपको अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको जीओसी आनी चाहिए। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताते हैं, उसकी एसिडिटी को बताते हैं, उसकी बेसिडिटी को बताते हैं। तो ये सभी हम उसकी स्टेबिलिटी बता पाते हैं जीओसी के कुछ रूल से। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ते हैं, रेजोनेंस हम पढ़ते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं, एसआईआर इफेक्ट पढ़ते हैं, ऑर्थो इफेक्ट पढ़ते हैं। तो ये सभी इफेक्ट जो होते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए आपको पहले जीओसी को पढ़ने पड़ेंगे, जीओसी में पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला लेक्चर है जीओसी के ऊपर, जिसमें आपको जीओसी का इंट्रोडक्शन और जीओसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीओसी का फर्स्ट लेक्चर। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर क्या है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है जीओसी। और जीओसी को हम बोल सकते हैं क्या, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोल सकते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले क्या था, जब आपकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते थे तो प्रारंभ में एक थ्योरी आई थी। ठीक है, वो थ्योरी ये बताती थी कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको आप लैबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते। ओके, ये केवल लिविंग बींग्स जैसे ह्यूमंस बॉडी हो गई, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, इन सब से क्या किया जा सकता है, इनको ड्राइव किया जा सकता है। केवल लिविंग बींग से इनको हम जो है ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको लैबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो वो कौन सी थ्योरी थी जो ये बताती थी, उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी वो, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी हमें क्या बताती है, वाइटल फोर्स थ्योरी ये बताती है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम लैब के अंदर ड्राइव नहीं कर सकते। केवल इन्हें कहां से प्राप्त किया जा सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी बर्जलियस ने। किसने दी थी, बर्जलियस ने। ठीक है, बर्जलियस ने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो बर्जलियस उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जो बर्जलियस थे वो उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जैसा उन्होंने कहा सभी लोगों ने ऐसा मान लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कुछ साइंटिस्टों ने दोबारा से आविष्कार शुरू किए। तो एक साइंटिस्ट हुए हमारे वुलर। क्या नाम था इनका, वुलर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमोनियम साइनेट को लैब के अंदर हीट किया और अमोनियम साइनेट से एक कंपाउंड बना NH2CONH2। ये क्या था, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। उन्होंने देखा कि इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को हीट किया और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर दिया। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो सबसे पहला आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, यूरिया। किसने दिया था, ये वुलर ने। ठीक है, तो यहां से वाइटल फोर्स थ्योरी का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। अब इस थ्योरी को इतना मान्य नहीं किया गया, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी केवल ये बताती है कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम लिविंग बींग्स, एनिमल्स या प्लांट से ही क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन वुलर ने क्या किया, वुलर ने जो है अमोनियम साइनेट को हीट किया और हीट करके एक कंपाउंड बनाया यूरिया, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। उसके बाद
कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया, एसिटिक एसिड लैब में बना दिया। तो कोल्बे ने क्या बनाया, एसिटिक एसिड बना दिया, और वुलर ने क्या बना दिया, आपका यूरिया बना दिया। तो धीरे धीरे वाइटल फोर्स थ्योरी का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। तो उसके बाद एक नई थ्योरी आई, साइंटिस्टों द्वारा एक नई थ्योरी दी गई कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है वे क्या है, वे क्या है। तो उसके बाद एक थ्योरी आई कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वे है आपके हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बात। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, का हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक जैसे CH4, C2H6, CH3COOH, CH3OH, CH3Cl, ये सभी क्या थे, ये सभी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। इतनी बात सबको समझ में आई, क्लियर है। तो आज हम पढ़ेंगे हम पहले पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन और उसके बाद पढ़ेंगे उनके डेरिवेटिव। तो यहां तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा हाइड्रोकार्बन। तो पहला टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जनरली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। जनरली हाइड्रोकार्बन जो है वो दो टाइप के होते हैं। मैं इसको यहां ना लिख के यहां लिख लेता हूं, हाइड्रोकार्बन। नंबर फर्स्ट, सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर सेकंड, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट सैचुरेटेड, नंबर सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से केवल सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होता है। ठीक है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच होता है। ठीक है। इसी प्रकार अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन व कार्बन आपस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। ठीक है जी। तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सिंगल और सिंगल सी के बीच में है तो ये सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड क्या है, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल या ट्रिपल है तो आपका जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब हम इनके डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। देखिए डेरिवेटिव क्या होते हैं, किसके, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव ध्यान से सुनिए। यदि आप किसी भी हाइड्रोजन का, यदि किसी भी हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन के यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन के एक एच को हटा के उसकी जगह कोई अन्य ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी कि कोई अन्य ग्रुप जोड़ दे, तो जो ये कंपाउंड बनेगा ये बनेगा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बनेगा। जैसे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एथेन। यदि एथेन के एक एच को हटा के आप OH लगा दिया जाए तो ये जो बन जाएगा ये बनेगा किसका, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव।
क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है, उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, और इतनी बात समझ में आई है? क्लियर? आगे चले, चलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, चलिए ध्यान से सुनिए भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो अब जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हैं, जो हमने हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सीखेंगे, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के 2-4 मेथड है, उनको हम अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड है मोलिकुलर फॉर्मूला। सबसे पहला मेथड है मोलिकुलर फॉर्मूला या मोलिकुलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है उसको आप कैसे लिखते हो? मान लेते हैं हम एथेन का लिख रहे हैं, तो एथेन को कैसे लिखते हैं? C2H6, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। नंबर सेकंड में हम कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? सेकंड में हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कंडेंस फॉर्मूले से। कैसे? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में हम कैसे लिखते हैं? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हम केवल कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाते हैं। देखिए ऐसे करके लिखते हैं हम किसको? कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले को, केवल कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए नंबर थर्ड, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम सारे के सारे बॉन्ड को खोल के लिखते हैं, सबके बॉन्ड को खोल के। जैसे इसको हम लिख देते हैं एथेन को, कैसे? ऐसे। हाइड्रोजन और कार्बन सबके बीच का जो बॉन्ड है वो हम क्या कर देते हैं? खोल के लिख देते हैं। तो ये क्या है? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। IV, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या नोटेशन भी लिख सकते हो, बॉन्ड लाइन नोटेशन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? इसके अंदर हम कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाते हैं, साथ ही साथ हम कार्बन को शो नहीं करते। साथ ही साथ हम क्या नहीं करते? कार्बन को शो नहीं करते। जैसे ऐसे हम एथेन को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये टर्मिनल है आपका, ध्यान से सुनिए, ये टर्मिनल है तो यहाँ पे एक C लगा हुआ है, और ये वाला टर्मिनल है इस पे भी एक C लगा हुआ है। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आई? तो एक बार और सुन लीजिए। जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम एक फॉर्मूले को के द्वारा लिखते हैं, जिसमें से उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपका क्या होता है? मोलिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जैसे हम किसी भी स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं। दूसरा, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में आप क्या करते हो? कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाते हो केवल, ठीक है। उसके बाद होता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले में क्या होता है? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले में होता है कि आप पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स को क्या करते हो? खोल के लिखते हो, ठीक है। और उसके बाद होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले में आप केवल कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाते हो, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाते, और कार्बन को भी नहीं दिखाते, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो हेडिंग बनाइए, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। तो ये देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? यदि किसी भी कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित है तो वो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है इतनी बात? यदि किसी कंपाउंड में दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है
तो वो कहलाता है आपका सिग्मा बॉन्ड। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं हम CH4 में ले सकते हैं। तो CH4 में C और H के बीच कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 4 है। तो जितने सिग्मा बॉन्ड उतने ही जितने सिंगल बॉन्ड उतने ही सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, तो सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर 4। ठीक है। नेक्स्ट एक भी एग्जांपल और लिख सकते हैं हम, जैसे C2H6। C2H6 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने सिग्मा बॉन्ड है या कितने सिंगल बॉन्ड है। तो टोटल गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने बॉन्ड है, 7 बॉन्ड है। तो इसके अंदर कितने सिग्मा हुए, 7 सिग्मा हुए। तो ये आपको पता लग गया सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं। हालांकि हम सिग्मा बॉन्ड को केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, वहां हम बताएंगे कि सिग्मा बॉन्ड को फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, कौन सी ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म किया जाता है। आपने पढ़ा होगा, पहले पढ़ रखा होगा कि SS ओवरलैपिंग के द्वारा, SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, एक्सियल होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण बनता है। लेकिन यहाँ हम केवल क्या सीखेंगे, सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करना सीखेंगे। किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको पूछ लेगा, कोई भी कंपाउंड दे देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए भाई, इनऑर्गेनिक भी दे सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों दे सकता है। ठीक है, पूछ लेगा कि बताइए इसमें कितने सिग्मा है, इसमें कितने पाई है। तो सिग्मा बॉन्ड आपको पता लग गया, किसी भी कंपाउंड में 2 एटम के मध्य उपस्थित सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट बॉन्ड आपका क्या आएगा, नेक्स्ट हेडिंग पाई बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, देखिए पाई बॉन्ड क्या होता है। यदि किसी कंपाउंड के अंदर 2 एटम के मध्य या 2 एटम के बीच जो है डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो उसमें पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। उसके अंदर पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। क्लियर है। या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसमें पहला सिग्मा और बाद के 2 पाई होते हैं। तो इस बात से आप क्या कह सकते हो, इस बात से आप कह सकते हो कि किसी भी कंपाउंड के अंदर पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा, यदि उसके बाद कोई बॉन्ड है फिर पाई होगा, यदि उसके बाद भी बॉन्ड है तो वो भी पाई होगा। पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, पाई होता है, सिग्मा होता है, सिग्मा होता है। तो नोट पॉइंट में लिख सकते हैं आप, नोट किसी कंपाउंड में 2 एटम के बीच पहला बॉन्ड सिग्मा तथा बाद के बॉन्ड पाई होते हैं। तो नोट पॉइंट बना सकते हैं आप इसमें, किसी भी कंपाउंड में 2 एटम के बीच यदि बॉन्ड बन रहे हैं तो उनमें से पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और उसके बाद जो अगले 2 बॉन्ड बनेंगे वो पाई होंगे। क्लियर है इतनी बात। आगे चले तो चलिए आपको थोड़े से क्वेश्चन करा दे जाते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करने में। तो चलते हैं आगे। चलिए तो लिखेंगे कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेट करने हैं। नंबर फर्स्ट CH4, नंबर सेकंड NH3, नंबर थर्ड नंबर 4, यहां पे लिख देते हैं नंबर 4 C2H2, नंबर 5 C2H4,
नंबर नेक्स्ट CH3 COCH3। तो चलिए ये आपके पास 5 और ये 6 क्वेश्चन है। बताइए इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। तो पहले वाले को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कितने सिग्मा हो गए, इसमें कितने सिंगल है 4, तो सिग्मा कितने हो गए 4। क्लियर है इतनी बात। नाइट्रोजन में देखिए ऐसे ही होती है नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर, ऊपर एक लोन पेयर लगा होता है। तो कितने सिग्मा है 3। नेक्स्ट इसमें बताइए कितने हैं, इसमें बताइए चलिए ध्यान से सुनिए, देखते हैं काउंट करते हैं। ठीक है 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। कई लोग कह रहे हो 6 है, लेकिन 6 नहीं है। इसके साथ एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन भी प्रत्येक एटम कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक कार्बन एटम से एक H भी जुड़ा हुआ है। ये क्या है बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। यहाँ पे बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में है और H भी तो एक प्रत्येक कार्बन एटम पर एक H भी लगा हुआ है। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए सिग्मा। अब गिनिए, पहले इनको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए सिग्मा। सिग्मा हो गए आपके 12। क्लियर है। पाई 1 2 3 साफ साफ दिख रहे हैं, पाई तो 3। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बताइए कितने सिग्मा होंगे कितने पाई होंगे, बताइए। चलिए देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH, बताइए कितने सिग्मा 1 2 3, कितने सिग्मा 3, पाई 2। मैंने क्या बताया था आपको, पहला सिग्मा होगा और बाद के 2 पाई होंगे। इसमें देखिए कितने हैं 1 1, ये H ये H ये भी H ये भी H, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। क्या ऑक्टेट पूरा है, नहीं तो डबल बॉन्ड लगा देंगे। बताइए कितने सिग्मा 1 2 3 4 5, कितने सिग्मा है। सिग्मा इज इक्वल टू 5, पाई कितने हैं, पाई इज इक्वल टू 1। क्लियर है। इसमें देख लेते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ऐसे 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 लिख सकते हैं ऐसे। बताइए इसमें कितने सिग्मा है, बताइए कितने सिग्मा है। 1 2 3 काउंट कीजिए, 1 2 3, आगे 3 ये 4 सॉरी 3 3 6 और 2 8 और 1 7, सिग्मा कितने हो गए 7। पाई कितने हुए 1। क्लियर है सब। गिन सकते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा। इसमें 1 सिग्मा 1 पाई है ना, तो इसलिए 9 सिग्मा। कुछ गलत तो नहीं बोला। सिग्मा 7 कैसे हो गए, ज्यादा होंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा हो गया। हमने 9 बोला, सिग्मा 7 कैसे आ गए 9 सिग्मा। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे चलते। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको कैलकुलेट करने आ गए, तो आपके लिए कुछ होमवर्क है उसको आप करके लाइए, नहीं हुए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन बताइए इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है, लिख सकते हैं। नंबर 2 बताइए इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है। नंबर 3 बताइए इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है। और नंबर 4 बताइए इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है। तो ये आपको करने हैं, बताने हैं कितने सिग्मा कितने पाई है। ठीक है, इनमें से मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बताइए कौन सा कराऊँ। कोई सा भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ। चलिए ये वाला कराता हूँ, सेकंड वाला। तो देखते हैं कितने सिग्मा कितने पाई है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये कार्बन है, कार्बन के पास एक टर्मिनल लगा हुआ है, सॉरी कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एक सिग्मा तो ये हो गया। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 3 और होनी चाहिए। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। अरे भैया ऐसे नहीं जुड़े होंगे क्या, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा हो गए 4। इस वाले कार्बन को देखिए, इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 2 हाइड्रोजन, तो 2 सिग्मा ये रहे। ठीक है, 4 ये 2 ये 6 हो गए। अब इसको देखिए, एक सिग्मा ये। अब यहाँ पे इस वाले कार्बन को देखिए, ध्यान से सुनिए, इस वाले कार्बन को, ये कार्बन एक उससे कनेक्ट है, एक इससे कनेक्ट है, एक 3 वैलेंसी पूरी है, तो एक हाइड्रोजन और जुड़ा होगा।
ठीक है, एक हाइड्रोजन और जुड़ा होगा। इस वाले कार्बन को देखिए, इसके पास 2 हाइड्रोजन और जुड़े होंगे, ठीक है। इस वाले कार्बन को देखिए, इस वाले के पास एक टोटल 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ठीक है। तो इस वाले को देखिए, इसके वाले के पास 1 जुड़ा होगा, ठीक है। इस देखिए 1 2 3 4। अब इस वाले हाइड्रोजन को देखिए, सॉरी इस वाले कार्बन को देखिए, 2 वैलेंसी पूरी है, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए कितने सिग्मा कितने पाई है, ठीक है। तो आपको पता है पाई तो साफ साफ आपको 1 दिखाई दे रहा है। सिग्मा कितने बताएंगे आप, सिग्मा गिन लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 to 21 या 22, सॉरी बताइए 21 या 3 और 2 5, ठीक है। पहले उस साइड से गिन लेते हैं, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 8 9 10 11 12 12 और 2 14। आगे चलते हैं, 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल कितने हैं 21 बॉन्ड है। क्लियर है, सिग्मा कितने हैं 21 है। ऐसे ही आप इनमें निकालोगे फिर इसमें निकालोगे। क्लियर है आपको इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना, सॉरी निकालना, हाइब्रिडाइजेशन को निकालना। हाइब्रिडाइजेशन को निकालना, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखिए कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के या किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये आपको सीखना है। हाइब्रिडाइजेशन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है, समझ रहे हो ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन यूज होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन यूज कर देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं सिखा रहा हूं आपको। देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, प्लस उसमें ऐड कर दीजिए नंबर ऑफ लोन पेयर यदि कंपाउंड के पास है तो, ठीक है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए, नंबर ऑफ लोन पेयर ऐड कर दीजिए यदि उसमें है तो, प्लस कर दीजिए निगेटिव चार्ज, यदि कंपाउंड के ऊपर निगेटिव चार्ज उपस्थित है तो उसको प्लस कर दीजिए और यदि इन सबको जोड़कर हाइब्रिडाइजेशन, एक मिनट, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ये परसेंटेज एस करैक्टर, ठीक है, ये आ रहा है भाई परसेंटेज एस करैक्टर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यदि कहीं पे हो, किसी भी कंपाउंड में हो, उनको जोड़ दीजिए किसके साथ, लोन पेयर हो के साथ। यदि आपके लोन पेयर प्रेजेंट हो कंपाउंड में तब, और उसके साथ जोड़ दीजिए निगेटिव चार्ज यदि कंपाउंड पर निगेटिव चार्ज हो, ठीक है। अगर इन सबको जोड़कर आपका 4 आए तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्लियर है। और आपका परसेंटेज एस करैक्टर होगा 25%, क्लियर है इतनी बात। यदि इन सबको जोड़ के आपका 3 आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, परसेंटेज एस करैक्टर होगा 33%, इतनी बात क्लियर है। यदि इन सबको जोड़कर 2 आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, परसेंटेज एस करैक्टर होगा 50%, क्लियर है इतनी बात। नोट कर लीजिए इस बात को। कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर उपस्थित सिग्मा बॉन्ड, उसके लोन पेयर यदि कंपाउंड के पास लोन पेयर है तब, और निगेटिव चार्ज को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। इन सबको ऐड करने के पश्चात यदि आपके पास 4 आ जाता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 आएगा, और 25% होगा उसका एस करैक्टर, क्लियर है इतनी बात। यदि इन सबको जोड़कर 3 आ जाए तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगा, और आपका परसेंटेज एस करैक्टर होगा 33%। इसी प्रकार यदि इन सबको जोड़कर 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp होगा, परसेंटेज एस करैक्टर आपका क्या होगा 50% होगा, क्लियर है आपको। परसेंटेज एस करैक्टर का क्या मतलब है, परसेंटेज एस करैक्टर का क्या मतलब है ये मैं आपको अभी बताता हूं। तो आप सभी ने ये नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया ये। चलिए
देखिए परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब होता है, यदि आपके पास परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब क्या होता है, परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता जाएगा उस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। इतनी बात क्लियर है। जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ता जाएगा कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp, क्योंकि सबसे ज्यादा एस करेक्टर तो उसी के पास है। नंबर 2 पे क्या होगा, sp2, नंबर 3 पे क्या होगा, sp3। क्लियर है इतनी बात। जिसमें जितना ज्यादा एस करेक्टर उसका उतना ही इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्लियर है इतनी बात। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जितनी वो पावर होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी। समझ रहे हो ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन को, सॉरी किसी भी मॉलिक्यूल नहीं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो आपकी टेंडेंसी होती है मॉलिक्यूल की, वो कहलाती है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से में होगा, sp में, फिर किस में होगा, sp2 में, फिर किस में होगा, sp3 में। ठीक है, जैसे एक ऑर्डर आ जाए आपके पास, ध्यान से सुनिए, एक ऑर्डर आ जाए आपके पास, जैसे मैं लिख देता हूँ, अभी आगे लिखूंगा, वैसे तो ये सब चीजें ये साफ कर दूं। ठीक है, जैसे एक ऑर्डर आ जाए आपको, जो है क्वेश्चन दे दे, एक क्वेश्चन क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जब हमने इसको ऐसे लिख दिया तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बताइए इनमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा यौगिक है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो बताइए इनका ऑर्डर क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर में लिखेंगे इंक्रीज, लिखेंगे द कंपाउंड इज अरेंज on the basis of electronegativity। ठीक है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता, सॉरी कंपाउंड की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उसका ऑर्डर बताना है आपको, इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, द कंपाउंड अरेंज ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर। सही बात है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, कंपाउंड को उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, अरेंज ऑन द बेसिस, सॉरी अरेंज, कंपाउंड इज अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो क्या करना है आपने, ऑर्डर सेट करना है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, जिसके अंदर एस करेक्टर ज्यादा है। एस करेक्टर किसके अंदर ज्यादा होगा, इसके अंदर। कैसे, हाइब्रिडाइजेशन से देख सकते हो, इसके पास एक सिग्मा एक सिग्मा एक एस, एक सिग्मा एक सिग्मा एस। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसके अंदर होगा, इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर उसके अंदर। क्लियर है इतनी बात। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आई आपको, एस करेक्टर समझ में आया। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन। क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ कार्बन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काम आएगा, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन में अब पहला हेडिंग लिखेंगे 1 डिग्री कार्बन। देखिए 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन केवल एक ही, जब कोई भी कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। यदि कोई कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। इसको भी 1 डिग्री, इसको भी 1 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है। उसके बाद समझ में आई बात, 1 डिग्री कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। नंबर 2 सेकंड डिग्री कार्बन। सेकंड डिग्री कार्बन क्या होता है, ये जो है ये आपका जो है 2 कार्बन से कनेक्टेड होता है। ये कितने कार्बन से कनेक्टेड होता है, 2 कार्बन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से क्या हो,
जुड़ा हुआ हो या कनेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं सेकंड डिग्री कार्बन। जैसे ये वाला, ठीक है, ये वाला कार्बन देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इससे एक इससे, तो ये कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। ये कितने डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। और ये कितने डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। लेकिन ये कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर है इतनी बात? सही बात है कि नहीं, आपको समझ में आ रही है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, यदि आपका कार्बन जो है 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो, 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाता है आपका 3 डिग्री कार्बन कहलाता है। यदि आपका जो कार्बन होता है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। जैसे ये वाला कार्बन देखिए कितने डिग्री से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो कितने डिग्री से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन। क्लियर है इतनी बात? 4 डिग्री कार्बन देख लेते हैं। यदि आपका कोई भी कार्बन हो और वो 4 कार्बन से जुड़ा हो, 4 कार्बन से जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है 4 डिग्री कार्बन। क्या कहलाता है वो, 4 डिग्री कार्बन। इतनी बात समझ में आ रही है? 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 4 डिग्री से, 4 कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, समझ में आई बात? एक बार और देख लीजिए। देखिए 1 डिग्री कार्बन क्या है, जो केवल एक ही कार्बन से अटैच हो। 2 डिग्री कार्बन क्या है, जो 2 कार्बन से कनेक्टेड हो। 3 डिग्री कार्बन क्या है, जो 3 कार्बन से कनेक्टेड हो। देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन क्या है, जो 4 कार्बन से कनेक्टेड हो, जो 4 कार्बन से कनेक्टेड हो उसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। क्लियर है इतनी बात? समझ में आई सबको? चलिए अब इसी में आपको एक चीज और सीखनी है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अमाइन। क्या बोलते हैं उसको, डिग्री ऑफ अमाइन। इसमें बहुत जो है लोगों को कंफ्यूजन होता है डिग्री ऑफ अमाइन में, तो डिग्री ऑफ अमाइन सीखेंगे आप। तो डिग्री ऑफ अमाइन में क्या है, इसको हम कार्बन से हटा के अमाइन कर देते हैं, अमाइन। डिग्री ऑफ अमाइन आपको बताना है, ध्यान से सुनिए। सबसे नंबर फर्स्ट मैं 3 कंपाउंड लिख रहा हूं, CH3, CH2, NH2। नंबर सेकंड CH3, CH2, NH, CH3। नंबर थर्ड CH3, CH2, N, CH3, CH3। बताइए इनमें 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, बताइए। तो देखिए जब आपके पास जो नाइट्रोजन है वो केवल एक ही अल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ या एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है, वो 1 डिग्री अमीन कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 डिग्री अमीन कहलाता है। यदि आपका नाइट्रोजन जो है केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो वो कहलाता है 1 डिग्री कार्बन। या हम कह सकते हैं एक तरीका और है, यदि NH3 के किसी एक H को, यदि NH3 के किसी एक H को किसी एल्किल ग्रुप द्वारा हटा दिया जाता है तो वो जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है 1 डिग्री एमीन। ठीक है ना, NH3 के किसी एक H परमाणु को किसी एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित या हटा दिया जाता है तो जो आपका कंपाउंड बनता है वो बनता है आपका 1 डिग्री एमीन। क्लियर है इतनी बात? तो जैसे जैसे नाइट्रोजन की संख्या कम होती जाएगी डिग्री ऑफ अमाइन बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो यदि आपका नाइट्रोजन केवल एक से जुड़ा है तो 1 डिग्री, और यदि 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन। और यदि आपका नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है तो यह कहलाएगा 3 डिग्री एमाइन। क्या कहलाएगा, 3 डिग्री एमाइन। क्लियर है आपको? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे पता करेंगे, यदि आपका जो नाइट्रोजन है केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री है, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री है, 3 से जुड़ा तो 3 डिग्री है। या कह सकते हैं अमोनिया के यदि एक H परमाणु को कोई एल्किल समूह हटा देता है तो आपका बन जाता है 1 डिग्री, और यदि 2 को हटा देता है तो बन जाता है 2 डिग्री, और यदि तीनों को हटा देता है तो बन जाता है 3 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? यदि अमोनिया के किसी एक H परमाणु को कोई एल्किल समूह हटा देता है तो उसको बन जाता है 1 डिग्री, और यदि 2 हाइड्रोजन को हटा देता है तो बन जाता है 2 डिग्री, और यदि 3 को हटा देता है तो बन जाता है 3 डिग्री।
क्लियर है इतनी बात, सबको समझ में आई। जहां R बराबर CH3 C2H6 सॉरी H5 हो सकता है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई सबको। क्लियर है डिग्री ऑफ अमाइन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इसी पे, बताइए ये कितने डिग्री अमीन है, बताइए। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड NH, बताइए कितने डिग्री अमीन है ये, तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग कह रहे होंगे 1 डिग्री और कुछ कह रहे हो 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री अमीन है। आप देख रहे हो NH3 के 2 H हट गए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कार्बन से 2 टाइम्स जुड़ा है। ये कार्बन से कितने टाइम जुड़ा है, 2 टाइम्स जुड़ा है, ठीक है। ये कार्बन से कितने टाइम्स जुड़ा है, 2 टाइम्स जुड़ा है। तो ये क्या हो गई आपकी सेकंड डिग्री एमीन हो गई, ये क्या हो गई सेकंड डिग्री एमीन हो गई। क्लियर है, आपको समझ में आई आपको बात। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका एमीन को हटा दीजिए और यहाँ पे क्या लगा लीजिए, अल्कोहल। अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होते हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनिए। मैं लिख रहा हूं आपको CH3 CH2 OH, 3 कंपाउंड में लिख दे रहा हूं, ठीक है। CH3 CH2 या CH CH3 OH, क्लियर है इतनी बात। CH3 C CH3 C CH3 CH3 और ये OH। बताइए ये कितने डिग्री अल्कोहल है, पहले वाला कितना है, दूसरे वाला कितना है, तीसरे वाला कितना है, तो ध्यान से सुनिएगा। OH ग्रुप यदि उस कार्बन से जुड़ा है जो केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, यदि OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। यदि आपका OH ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है, यदि आपका OH ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो 2 डिग्री, जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका कार्बन क्या हो, 2 डिग्री हो, यदि आपका OH उस कार्बन से जुड़ा है जो 2 डिग्री, 2 यानी या तो वो 2 डिग्री हो या वो 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। भाई ऐसा अल्कोहल जिसमें OH क्या हो, उस कार्बन से जुड़ा हो जो 2 डिग्री हो, और इसमें OH उस कार्बन से जुड़ा हो जो 1 डिग्री हो। ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। और यदि कार्बन 3 डिग्री अल्कोहल से जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, सॉरी, यदि कार्बन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, यदि OH जो है 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो वो कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्या कहलाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। सुन लीजिए एक बार अच्छे से। यदि आपका OH उस कार्बन से कनेक्टेड है जो 1 डिग्री है, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। यदि आपका OH उस कार्बन से कनेक्टेड है जो 2 डिग्री है, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। यदि आपका OH उस कार्बन से कनेक्टेड है जो 3 डिग्री है, तो वो 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आई इतनी बात। तो अल्कोहल, एमीन और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन, इसी के बेस पे आप क्या कर सकते हो, हैलोजेंस को कर सकते हो, हैलोजेंस को भी कर सकते हो। हैलोजेंस का भी सेम यही है, इसकी जगह क्या लग जाएगा, हैलोजन लग जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, हैलोजन, और इसकी जगह भी क्या लग जाएगा, हैलोजन। ये प्राइमरी हैलोजन हो जाएगा, फिर ये सेकेंडरी, ये थर्ड हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा, फोर्थ नहीं होते कभी भी, ठीक है ना। फोर्थ कैसे हो सकते हैं, फोर्थ नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिए, यदि आपको चारों के चारों वैलेंसी के अंदर कार्बन को जोड़ देते हो, तो आपका सब्स्टिट्यूट कहाँ लगेगा, बताइए कहाँ लगेगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं लगेगा ना। क्वाटरनरी केवल कार्बन होता है, ठीक है, क्वाटरनरी केवल कार्बन होता है। एमीन, अल्कोहल या फिर हैलोजन आपकी क्वाटरनरी यानी 4 डिग्री कभी नहीं होती। क्लियर है इतनी बात। यदि ऐसे कार्बन जिसके पास 4 डिग्री हो, तो उसकी तो चारों वैलेंसी पहले से फिल है, तो वो कहाँ लगेगी आगे, वो नहीं लग पाएगी। तो 4 डिग्री कभी भी अल्कोहल नहीं होता, एमाइन नहीं होता, यानी 4 डिग्री जो है ना जनरली फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। क्लियर है इतनी बात, समझ में आई इतनी बात। चलिए आगे हम लास्ट टॉपिक आज का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो चलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे। तो सुनिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं डीयू, डीयू बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, देखिए यदि हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या कोई भी अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन है, उसको हमें सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। तो अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए जितने नंबर ऑफ मोल से रिएक्शन करानी पड़ती है या रिएक्शन कराते हैं, वो कहलाती है उसकी क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर है बात? एक बार वो सुन लीजिए। क्या कहा मैंने कहा यदि आपके पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और उसको आपको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए जितने नंबर ऑफ मोल से आप उसको रिएक्ट कराते हैं, वो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक कंपाउंड है ये, और हमें इसको कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड में। ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड में। तो हम क्या करेंगे, H2 से इसकी रिएक्शन कराएंगे, कितने, 1 मोल H2 से, कितने, 1 मोल H2 से, या एक इक्विवेलेंट H2 से। क्लियर है? तो एक H2 से जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, एक H इसके कार्बन के साथ यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ पे लग जाएगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका चला जाएगा यहाँ से। तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH3। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड लाने के लिए, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स से आपको यहाँ पे रिएक्शन करानी पड़ रही है, केवल 1 से। तो ये आपका 1, तो इस रिएक्शन का डीयू कितना होगा बताइए, इस रिएक्शन का डीयू होगा 1। कितना होगा इसका डीयू, 1। बात समझ में आई? हमने क्या कहा, हमने कहा यदि हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और उसको हमें सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, तो जितने ऑफ नंबर हाइड्रोजन से आप रिएक्शन कराते हैं वो उसका क्या कहलाता है, डीयू कहलाता है, वो उसका क्या कहलाता है, डीयू कहलाता है। क्लियर है इतनी बात? सॉरी तो डीयू कहलाता है। चलिए डीयू कैलकुलेट कैसे करते हैं हम आपको सिखाते हैं, डीयू कैलकुलेट करना। चलिए, तो डीयू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको आप नोट कर सकते हैं कि डीयू बराबर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। ये फॉर्मूला होता है डीयू को काउंट करने का। कैसे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। और यदि आपको किसी भी कंपाउंड का डीयू निकालना है तो आपको देखने हैं उसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है या उसके अंदर कितनी रिंग है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? यदि आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग निकाल लेते हैं और उन दोनों को जोड़ करके आपका डीयू आ जाएगा। जैसे एग्जांपल करते हैं, पहला एग्जांपल है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H है, CH2। ठीक है, तो इसके अंदर डीयू कितना है, तो आपको क्या करना है, डीयू बराबर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 है, तो कितना हो जाएगा इसका डीयू, 1। क्लियर है इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? नेक्स्ट देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बताइए इसमें कितने डीयू है? तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लेने हैं, 1 2 3, कितने हैं डीयू, डीयू कितना है इसका, 3 है। क्लियर है इतनी बात? बात समझ में आई कैसे आप डीयू काउंट कर सकते हैं? डीयू काउंट करने के लिए आपको पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग को जोड़ना होगा। क्लियर है?
चलिए कुछ एग्जाम्पल और करते हैं आगे इसके। पहला क्वेश्चन, बताइए इसके डी यू कितने हैं, इसके अंदर कितने डी यू है, बताइए इसके अंदर कितने डी यू है। बताइए इसके अंदर कितने डी यू है। बताइए इसके अंदर कितने डी यू है, इसका कितना डी यू है। ये कितना डी यू है इसका। बताइए इसका कितना डी यू है। चलिए कैलकुलेट कीजिए डी यू। तो हम क्वेश्चन के रूप में इसको आपको बोल सकते हैं कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉलोइंग कंपाउंड। बताइए इसका डी यू कितना है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, मैंने आपको बता रखा है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग आपने काउंट कर लेने हैं। कितने डबल बॉन्ड है, 1 2, या पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो कितने डबल बॉन्ड है, 2, रिंग कितनी है 1, तो 2 + 1 = 3। कितना डी यू है इसका, 3। कितना है इसका डी यू, 3। इसका देखिए कितने हैं इसमें पाई बॉन्ड, 1, रिंग कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा डी यू, तो हो जाएगा डी यू 2। इसमें देखिए कितने हैं इसमें डी यू, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कुछ नहीं है 0, रिंग 1, तो डी यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कितना है डी यू, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कुछ नहीं है, रिंग कितनी है 2, तो डी यू कितना हो जाएगा 2। इसमें देखिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, कुछ नहीं है, रिंग कितनी है 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा डी यू 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं 3, कितने हैं डबल बॉन्ड नहीं पाई बॉन्ड, कितने हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3, रिंग कितनी है 1, तो डी यू कितना हो जाएगा, डी यू हो जाएगा 4। सबको बात समझ में आई, क्लियर हुई सबको, डी यू कैसे निकालना है। एक ट्रिक और है छोटी सी, वो आप काम कर सकती है वो, लेकिन वो काम हमेशा किस पर कर सकती है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस, छोड़ो उस बात को, छोड़ो तुम, छोड़ो उस बात को, वो कंफ्यूज कर देगी आपको। क्लियर है इतनी बात, सबको समझ में आई। एक क्वेश्चन और है, वो लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन किस प्रकार है, क्वेश्चन आपको दिया गया है ऐसे 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 ऐसे, ये और यहाँ पे OH लगा हुआ है, और आपको इसको क्या करना है, डी यू कैलकुलेट करना है। बताइए इसके अंदर कितना डी यू होगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से आंसर कीजिए। बताइए भाई कितना डी यू होगा इसका, बताइए कितना डी यू होगा। चलिए ध्यान से सुनिए। तो डी यू निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। कितने पाई बॉन्ड है आपके पास, 3 पाई बॉन्ड, क्लियर है। और रिंग कितनी है, कितनी रिंग है, 1 रिंग, तो डी यू कितना आ गया भाई, डी यू आ गया 4। अब यदि इसी फॉर्मूले को C6H5OH ऐसे लिख दे, ठीक है, जिसको आता है वो बता सकता है, इसको फॉर्मूला वो ऐसे कन्वर्ट कर लेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग गिर लेगा और बता देगा डी यू इतना है। लेकिन यदि किसी को, भाई ये बात मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, आता सभी को होगा, C6H5 सेलुलोज को ऐसे कन्वर्ट करना सभी को आता होगा, लेकिन फिर भी यदि आप किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ को नहीं कन्वर्ट करना आता होगा, तब हम क्या करेंगे। तो तब के लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ डी यू निकालने का। तो डी यू बराबर होता है C+1 - H + X - N/2। ये फॉर्मूला आपको डी यू निकाल सकता है। तो डी यू = C+1 - H + X - N/2, जहाँ C कार्बन का नंबर है, H हाइड्रोजन नंबर है, X क्या है, हैलोजन के नंबर है, और N
नाइट्रोजन है। क्लियर है इतनी बात? तो अब देखिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे रखते हैं। कैसे? चलिए बताइए कितने हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6, इसमें +1 जोड़ दीजिए। क्लियर है इतनी बात? माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 1 6, 6 प्लस हैलोजन नहीं है 0, नाइट्रोजन नहीं है 0 अपॉन 2। क्लियर है इतनी बात? तो du बराबर 6 + 1 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 6 अपॉन 2, तो 2 को कितने बार काट सकता है? 3 बार, 7 माइनस 3, तो du इक्वल टू कितना हो गया भाई? सॉरी du इक्वल टू हो जाएगा 4, du इक्वल टू हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ से भी 4 आया और यहाँ से भी 4 आया। तो ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं? जब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो और हमें उसकी स्ट्रक्चर ना पता हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब हमें उसकी स्ट्रक्चर ना पता हो तब हम इसके लिए इस प्रकार से du निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला C+1 - H + X - 1 अपॉन 2। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आई? तो चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारी इस वीडियो में, इस लेक्चर सीरीज में। इस लेक्चर सीरीज में आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की GOC पढ़ाई जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।